Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. All right. चलो भी स्टार्ट करते हैं. एक बार गो थ्रू कर ले कल क्या हुआ था फटाफट से क्विकली. Yes, ma'am. देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कल वेस्ट मटेरियल कौन सा सबसे टॉक्सिक है. अमोनिया. कौन से सबसे लीस्ट टॉक्सिक है. यूरिक एसिड. Uric acid. पानी चाहिए होगा एक्सक्रीट करने के लिए. अमोनिया. अमोनिया. हम कौन से होते हैं. Uric. यूरिक. Uricotalic वाले. यूरिकोटेलिक. Ureotelic. Ureotelic. बेटे यूरियोटेलिक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ना. हम कौन सा पेस्ट रिलीज करें यूरिन में मॉडरेट अमाउंट करते हैं. ठीक है. एनिमल किंगडम को हमने एक बार गो थ्रू कर लिया था. मैं दोबारा इसमें दिखा देती हूँ क्योंकि स्लाइड में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था. सबको स्क्रीन दिख रही है. एनिमल किंगडम खोल लो एनसीईआरटी से तो कंपेयर हो जाएगा. पॉरीफेरस सिलेंट्रेटा टिनोफोरा वो लास्ट वाला पेज खोलो जहाँ पे चार्ट बना हुआ है ना एनिमल किंगडम का. खोलो. ओपन किया. यस मैम. देखो पॉरीफेरस सिलेंट्रेटा टिनोफोरा पहले 3 फाइलम. एक्वेटिक अमोनिया इसके जो एक्वेटिक फॉर्म है अमोनिया रिलीज करती है थ्रू बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस के थ्रू कर लेते हैं ये क्योंकि पानी में रहते हैं तो इतना पानी होता है अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है. प्रोटोनेफ्रीडिया आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिलता है और कुछ एनालिडा में मिलता है. कल बताया था मैंने. प्रोटोनेफ्रीडिया करता क्या है एक्सक्रीशन में भी मदद करता है और आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में भी मदद करता है. उसके बाद हमारा नेफ्रीडिया है जो हमको मोस्टली एनालिड में मिलता है और आर्थ्रोपोडा में मिलता है. तो एसके हेल्मिन्थ्स जो होते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते नहीं है एक्सक्रीशन के लिए. ठीक है. यो मैम. आर्थ्रोपोडा के अंदर 3 चीजें याद रखनी है. जो इंसेक्ट है उसमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है. कॉकरोच में आप देखोगे. क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड होते हैं. एंटीना के ऊपर हरे रंग के स्ट्रक्चर चाहिए. एर्किनाइड मतलब जैसे मकड़ी होती है उसमें आपको कॉक्सल ग्लैंड मिलते हैं. ये कहीं मेंशन नहीं था. राइट. तो ये आपके आर्थ्रोपोडा हो गया. आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का. मोलस्का में फेदर लाइक गिल होता है जिसे टेनिडिया कहते हैं. आर्थ्रोपोडा मोलस्का. उसके बाद एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता. उसमें सिर्फ वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो एक्सक्रीशन में भी मदद करता है. राइट. तो वहां पर लाइन लिखी है एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी सिस्टम. फिर हेमिकोडेटा में जो बिल्कुल टॉप पे था एक ग्लैंड जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं ना वो अवेलेबल होगा. ठीक है. वर्टिब्रेटर्स में जनरली गिल्स होते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होता है. करेक्ट. तो एक बार एनिमल किंगडम गो थ्रू हो गया. ठीक है बहुत बढ़िया. अच्छा अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में मेनली वेस्ट होता है ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है हमारे पास. यूरिया. यूरिया एंड एक्चुअली NaCl भी हम निकालते हैं. ठीक है. यूरिया और NaCl का काफी रोल होता है. तो मेन हमारा यूरिया है जो वेस्ट है. तो यूरिया हमारी बॉडी में बनता क्या है. वेस्ट मटेरियल तो बहुत तरीके का बनता है लेकिन हम उसको यूरिया में कहाँ कन्वर्ट करते हैं. तो हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है. इन लीवर. हाँ. तो देखो लीवर में चलती है ऑर्निथिन साइकिल जिससे हमारा यूरिया बनता है. ऑर्निथिन साइकिल क्या थी. ऑर्निथिन साइकिल वो साइकिल थी जो अमोनिया लेती है. अब देखो बनेगा पहले अमोनिया सबकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल. अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है ना हमारी बॉडी में. तो उसको यूरिया में हमारी बॉडी में चेंज कर देते हैं. तो अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है इनटू यूरिया. ठीक है. इसको हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल. तो हम यूरिया को रिलीज करते हैं. इस पूरे प्रोसेस में हमारे 2 ATP कंज्यूम होते हैं. ठीक है. और एक कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. यो मैम. यस मैम. इतनी इंपॉर्टेंट की ऑर्निथिन साइकिल क्योंकि ऑर्निथिन साइकिल पहला मेटाबॉलिक साइकिल है जो किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके. यस मैम. चलो. तो होता क्या है लीवर में बना यूरिया. यूरिया किस में एंटर कर जाएगा. हिपेटिक वेन में.
और हिपैटिक वेन जाके खुलेगी इंफीरियर वेना कावा। तुमको याद है ना, ये जो हार्ट होता है, एक बार यहाँ देख लेते हैं जरा क्विकली। ये जो हार्ट होता है इसमें हम बनाते हैं, लेफ्ट साइड होती है ये और ये राइट होती है। तो राइट साइड में वीना कावा खुलती है, इंफीरियर मतलब यहाँ पर, यहाँ कहीं वीना कावा खुली होगी, है ना। और वो जो उनसी वेन से आ रही है उसको, क्योंकि वो लीवर से आ रही है इसलिए उसको बनेंगे हिपैटिक, और लेकर वो गंदा खून आ रही है तो इसलिए वो वेन है, हिपैटिक वेन। ठीक है, हिपैटिक वेन ओपन इनटू इंफीरियर वीना कावा, उससे ब्लड किस में एंटर करेगा, राइट फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन, से लंग्स में जाएगा, लंग्स पे वो पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से किस में एंटर करेगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ऑरिकल के बाद लेफ्ट 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 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बाहर निकलता है थ्रू अयोटा, अयोटा, अयोटा से वो चला जाएगा। अब कहाँ निकलना है इसको, यूरिन में ना, तो अयोटा से ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है सीधा रीनल आर्टरी में। ठीक है, रीनल आर्टरी में गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, लेकिन इसके अंदर यूरिया भरा हुआ है। ठीक है ऑक्सीजनेटेड लेकिन यूरिया भरा है, तो रीनल आर्टरी में गई, उससे वो किडनी में एंटर हुई और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ अ बॉडी। ऑर्निथिन साइकिल सिर्फ लीवर में थी, ये बाहर की साइकिल है, समझ आया। यस मैम, क्वेश्चन आएगा यूरिया बनता कहाँ है, लीवर में। साइट ऑफ यूरिया की एक्सक्रीशन क्या है, किडनी। और मैक्सिमम यूरिया आपको किसमें मिलेगा, हिपैटिक वेन में। आगे जाते जाते वो कम होता जाता है, सबसे ज्यादा यूरिया आपको हिपैटिक वेन में मिलेगा, क्योंकि देखो यूरिया डायरेक्टली हिपैटिक वेन में ही एंटर हुआ है ना। यस मैम, ठीक है, डन इतना पार्ट। यो मैम, आगे चलो, यस मैम, फिर ये तो मैंने तुमको पार्ट्स करा दिए थे, एक बार इससे देख लेना, बने हुए हैं इसमें, कल कर चुके हैं। ये आगे कॉर्टिकल और नेफ्रॉन हमने वो सारे कर लिए थे, यूरिन फॉर्मेशन हमने कर ली थी। यस मैम, सबसे पहले यूनिट फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आल्सो नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन दोनों स्टेप्स ना साथ साथ में चलते हैं, तो हम पहले एक बार रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ लेते हैं सिक्रीशन। अब रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसका मतलब क्या है मैम, ब्लड में जाना, इनटू ब्लड, और सिक्रीशन मतलब मैम ब्लड के बाहर आना, ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, और उससे यूरिन में बाहर आ जाना। शाबाश, गुड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर चुके हैं हम लोग। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, मैम 10 प्लस 10। जी, साइन बोलना है, साइन बोलना है, प्लस 10। ठीक है, ठीक है। चलो अब कुछ कंडीशंस है उसको समझ लेते हैं। देखो हम लोगों ने ये कर लिया था कि कौन सी चीज कौन से पार्ट से निकल रही है, ये तो कर लिया। यस मैम, कर लो, ठीक है। ये याद है तुमको, जो नीचे NaCl निकल रहा है ये होता है पैसिव, और जो ऊपर NaCl निकल रहा है ये होता है एक्टिव, ये पता है। यस मैम, नहीं लिखा तो लिखना है डायग्राम में, क्योंकि मेरे में लिखा नहीं है, इसका मतलब मैंने पता नहीं बनाया, नहीं बताया। अच्छा, अब खेल लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, यस मैम, देखो क्वेश्चन ये है कि हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि जब नेफ्रॉन है, ठीक है, जब नेफ्रॉन चल रहा है इस तरीके से, उसमें से यूरिन जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारा पानी कंज्यूम हो जाए, मेन आयंस भी कंज्यूम हो जाए, और एंड में कम पानी वाला यूरिन बन जाए। डायरेक्टली क्यों नहीं होता, डायरेक्टली हो नहीं सकता, क्योंकि आयंस और पानी का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा है, जहाँ पे आयन ज्यादा होते हैं अल्टीमेटली वहां पानी ज्यादा मूव करने लग जाता है। अब बिल्कुल ड्राई यूरिन तो बन नहीं सकता, थोड़ा तो वाटर की जरूरत होती है यूरिया को रिमूव करने के लिए। तो ये इतना लंबा स्टेप एक्चुअली इसलिए होता है कि पहले क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उसके बाद ये जो इसेंशियल आयंस है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर दोबारा से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक ही स्टेप में करते हैं ना तो सही से नहीं बनता यूरिन, लेकिन ऐसे करते हैं ना तो एक बैलेंस बना रहता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको यही सिखाता है कि किस तरीके से आप अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हो। जब मैं कहती हूँ ना कॉन्सेंट्रेटेड, तो मैं उसको सिंपली जो कहना चाहती हूँ उसका मतलब बस इतना ही है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो इसका यही मतलब है कि ये चाहता है यूरिन कैसे बना, यूरिन बने लेस डाइल्यूट, हाँ लेस डाइल्यूट, उसमें ऐसा ना हो कि बिल्कुल पानी सारा पानी बाहर निकाल दो, तो लेस डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, आयन के टर्म में बनना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन चाहते हैं अपन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब है जो वेस्ट आयंस है वो इसके अंदर हो, यूजफुल आयंस ना हो, और कम पानी हो। ठीक है, तो मतलब
बेसफुल आयंस और कम पानी वाला यूरिन बनाना इस काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये इसका मेन पर्पस है। अगर हम बोले काउंटर करंट मैकेनिज्म में किसकी ज्यादा बात करते हो, तो तुम NaCl को डील करते हो, यूरिया को डील करते हो। ये दो चीजें हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी तो आता जाता रहता है तो उसको मेंशन नहीं करते, तो ये दो आयंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। समझ आई? यस मैम। यस चलो ओके, कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे बना हुआ है तो दिख जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अब एनसीईआरटी कैसे बनाते काउंटर करंट मैकेनिज्म को? कहते हैं ये हमारा बन गया सबसे पहले नीचे की तरफ जा रहा है, इसे ये कहते थे कौन सा लूप है? असेंडिंग डिसेंडिंग? डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ना। एक सेकंड, मैं इसको दूसरे कलर से बनाना चाहूंगी। ये रहा मेरा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और दूसरी तरफ मेरा बन जाएगा असेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। नीचे से घुमा देते हैं। अब अपने को पता है कि यहाँ ये डायरेक्शन है मूवमेंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आसपास ही लगी होती है हमारी पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी, है ना। बेसिकली ऐसे ऐसे लगी हुई है। अब मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगी तो समझ तो आएगा नहीं कुछ, तो हम क्या करते हैं, उसी जो ब्लड वेसल है बेसिकली पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी, नथिंग बट वेरी पतली पतली ब्लड वेसल, अपन उसको पैरेलल बना देते हैं। तो ये आपको पैरेलल बना के दिखा रहे हैं, लगी कुछ इसी तरीके से होगी, समझ आई? यानी कि मैं कह दूं, अगर मैं तो उसको सिंपली भाषा में बोलूं, मैं कह सकती हूँ ना कि यार एक सेकेंड अब बना देते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में एक बात बोल सकती हूँ कि यार ये जो असेंडिंग लूप है ना, सॉरी डिसेंडिंग लूप है ना, इससे जो भी निकलेगा वो इस तरफ ही जाएगा, है ना। ऐसे होगा, ब्लड वेसल में जाएगा। और ये जो असेंडिंग लूप है, इसमें से भी जो निकलेगा वो इधर ब्लड वेसल में जाएगा, इसलिए इनको साथ साथ में बना देते हैं। अब अगर देखो यूरिन ऐसे बन रहा है ना, तो ये जो पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी होती है, अगर तुमको थोड़ा भी याद है, देखो हम ऐसे बनाते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं ना। और जब हमने कैपिलरीज बनाई थी ना, वो हमारी यहाँ से बनी थी, इस वाले एंड से, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, इसमें फ्लो ऑपोजिट होता है। मतलब कि मैं फ्लो को बनाऊंगी इस डायरेक्शन नीचे, समझ आई? यानी कि ये जो मेरी पेरिट्यूब्युलर कैविटी है, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज है, इस पर फ्लो क्या हुआ? ये कौन सा ट्यूब हुआ? असेंडिंग डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। और इसे हम बुलाते क्या है? वासा वासा रेक्टम। ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। तो तुम एक चीज देख सकते हो कि यार अपनी सिंपल भाषा में पुट करो जरा इसको, कि नेफ्रॉन में जो फ्लो है ना, उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्लो जा रहा है ब्लड वेसल में। कह सकते हो ना मैं ये बात? यस है ना। और अगर दो चीजें अलग फ्लो में जा रही है ना, तो उससे होता क्या है, ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि ये एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर सकती है। यार अगर डिफ्यूजन भी होना है तो कुछ प्रेशर तो क्रिएट होना चाहिए ना, ऐसे तो डिफ्यूजन होगा नहीं। अगर बॉटल में परफ्यूम पड़ा है, ऐसे थोड़ी छिड़केगा, मैं उसको प्रेस करूंगी तभी तो बॉटल से परफ्यूम बाहर निकलता है ना, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये जो ऑपोजिट आर्म्स, ये मेरी नेफ्रॉन और ये जो मेरा ब्लड कैपिलरी है, इसमें जो फ्लो ऑफ लिक्विड है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और चीजें इधर से उधर मूव करती है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसमें उल्टा, अब ये जो उल्टा प्रेशर मूव होता है ना, इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट। काउंटर मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट टू ईच अदर। करंट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट लिक्विड जब फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें करंट जनरेट हो जाता है। तो पता है ना, पानी जब जोर से फ्लो करते है तो करंट जनरेट कर सकता है ना। तो इट्स नॉट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म, बट यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, आयंस की मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ आए? यस मैम। यस मैम। अब हम बात कर लेते हैं एक बार किडनी की। हमने बोला था कि जो लूप ऑफ हेनले वगैरह है, ये किडनी है। लूप ऑफ हेनले नहीं होता जिनमें, वो कौन से वाले नेफ्रॉन होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। जिनमें लूप ऑफ हेनले होते हैं वो कौन से होते हैं? जुक्स्टामेडुलरी वाले। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। तो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हमने देखा है कि जो हेनलेस लूप होता है वो किधर को एक्सटेंडेड होता है? मेडुला में। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो इतना सारा मैंने बनाया है, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन, हाँ ठीक है। अब मेडुलरी रीजन है तो यहाँ पर अपने आयंस भी पड़े होंगे कोई ना कोई। तो पता है क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तोड़ के बता रही हूँ कि NaCl को मूव कराएंगे और थोड़ा यूरिया को मूव कराएंगे। NaCl और यूरिया की मदद से कहीं से पानी निकालेंगे, कहीं से पानी को ऐड करेंगे। तो बेसिकली एट द एंड हम क्या कर लेंगे, वी मेक श्योर कि यूजफुल आयंस हमारे हम एब्जॉर्ब कर लें
और वेस्टफुल आयंस को हम रिलीज कर ले। तो NaCl और यूरिया को इधर उधर तुम फेंकते रहोगे, उसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। पर्पस बस यही है, एंड में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मिल जाए। समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट किया, देखो नंबर मैं भी बता रही हूँ, तुम्हें मैं नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ। जब मैंने बात स्टार्ट किया तो 300 मिली ऑस्मोमोल था, मतलब कि ऑस्मोलैरिटी आयन कॉन्सेंट्रेशन कम थी। इतना समझ आता है ना? आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ पीसीटी। पीसीटी के टाइम में आयन कंसंट्रेशन कम थी। बेटा अब इसे नीचे घुमा, जब ये नीचे जाएगा तो ये असेंडिंग लूप, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है? Ions. ये इतने छोटे सवाल का जवाब तो मैं दूंगी नहीं, है ना? देख लेते हैं यहाँ पे, देखो एनसीईआरटी खोलो और ये देखो, ये इसको ना मैं ऐसे बना रही हूँ। ये जो है हमारा, ये नेफ्रॉन है, और ये जो है हमारा, ये पेरिट्यूबुलर कैविटी, हाँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा। समझ आई? अब मुझे देख के बताओ फटाफट कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो किसके लिए परमिएबल है? Ions. वाटर और आयन? मैम वाटर। वाटर दिख रहा है ना सबको? तो ठीक है, पानी निकाल दो बाहर। बेटा पानी तो नहीं, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, है ना? पानी निकालती जाएगी तो आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी कंपैरेटिवली। यस मैम। आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी यार, तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी पहुंच जाती है? लगभग 1200 मिली ऑस्मोल। समझ आई ये बात? यस मैम। ये पानी यहाँ एंटर होगा, वापस से ब्लड कैपिलरी में तो जाएगा ही ना, तो असेंडिंग लूप पे एंटर हो गया, असेंडिंग लूप पे एंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से पानी निकला। अब तुम इधर लो, जब मैं असेंडिंग लूप की तरफ जा रही हूँ तो इस केस में किसके लिए परमिएबल है ये? Ions. NaCl, है ना? तो तुम NaCl निकालते जाओ, NaCl निकालते जाओगे तो ऊपर ऑस्मोलैरिटी कितनी बन जाएगी? 300 मिली ऑस्मोमोल, 300 फिर 200 मिली ऑस्मोमोल बनेगी। अभी NaCl कहाँ एंटर हुआ? डिसेंडिंग वासा रेक्टा, लूप ऑफ वासा रेक्टा, है ना? ये NaCl दोबारा आता है, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में ये NaCl यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। ओके, और उसके बाद ये दोबारा से पेरिट्यूबुलर कैविटी में एंटर हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ आता रहेगा और ये यहाँ से वापस निकलता रहेगा। तो देखो NaCl मूव कैसे कर रहा है, तुम्हें इतना ही याद रखना है। असेंडिंग लूप से निकलता है और डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करता है, फिर उसके बाद दोबारा पेरिट्यूबुलर कैविटी में आ जाता है। क्यों? आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। देख, अगर थोड़ा आयन का बैलेंस नहीं होगा ना तो ये यूरिन की फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही NaCl आएगा, फिर दोबारा से NaCl इससे निकलेगा और दोबारा से पेरिट्यूबुलर कैविटी में आएगा, फिर दोबारा से निकल जाएगा। तो ऐसी NaCl की कहानी चलती रहती है। समझ आई? यहीं पे घूमता रहता है मेडुलरी रीजन पे। अब इधर आते हैं एक बार, कलेक्टिंग ट्यूब आता है आपको, ये वाली लास्ट वाली? यस मैम। बेटा एक सेकंड, यूरिया की कहानी भी तो है। यूरिया क्या करता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकलता है, ठीक है, और एंटर कर जाएगा किसमें? वासा रेक्टा। हाँ, एंटर करता है यहाँ पर। एक्चुअली ना ये एक्चुअली वासा रेक्टा बीच में आ गया, यहाँ से सही नहीं आया। रुक, याद दिखाती हूँ, मैं एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। मैम हाँ वासा रेक्टा वाला प्रोसेस रिपीट कर दो। कर देती हूँ, एक बार यूरिया बता दो। यस मैम। देख बेटा, सब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में एक तो कॉन्सेप्ट है NaCl का कि NaCl मूव कर रहा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है यूरिया का। इन दोनों की वजह से काउंटर करंट होता है। तो देख, यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक आता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा यूरिया कंज्यूम होता है, सारा नहीं, थोड़ा सा माइनर, और ये यूरिया एंटर कर जाता है किसमें? इनटू द विच लिम्ब? असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन, राइट। असेंडिंग लिम्ब के ऊपर ये हेललेस लूप, बेसिकली असेंडिंग लिम्ब के ऊपर ये एंटर कर जाता है, ठीक है। फिर ये यूरिया यहाँ घूमेगा पूरा और घूम फिर के दोबारा डीसीटी में आएगा और फिर दोबारा से ऐसे ही घूमेगा। तो यूरिया को तुम देख सकते हो, यूरिया एक साइकिल के फॉर्म में घूम रहा है यहाँ पे, यस है ना? मैम। हाँ, तो ये घूमता क्यों रहता है यार? आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। अब ये यूरिया के लिए परमेबल है, तो आयन कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे मेंटेन करना था, इसलिए ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अब तुम बोलो, अगर कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि क्यों आयंस को इधर उधर भेज रहा है, पानी को इधर उधर भेज रहा है, उसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। बस इसको ये याद रखो कि हम बस इतना चाहते हैं कि टाइम टू टाइम पानी निकलता रहे। ये ना काउंटर करंट यही खत्म हो जाता है, पर एक्चुअली में हम ऊपर जाते हैं डीसीटी पे, यहाँ पे हम फिर से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और अल्टीमेटली यूरिन को हम कॉन्सेंट्रेटेड बना देते हैं। तो फिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया? कॉम्प्लिकेटेड इसलिए किया गया ताकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट चीजें हैं
उनको हम बाहर फेंक दें और कम पानी के साथ बाहर फेंक दें, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चलता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में बस यही चीज याद रखना कि सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब जो है वहां से पानी निकलता है और वो किस में एंटर कर जाता है, लूप ऑफ हेनले की किसमें, असेंडिंग वासा रेक्टा। हाँ असेंडिंग वासा रेक्टर में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो पानी मेरी बॉडी में वापस आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो ये वाला असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से NaCl निकलता है और ये किस में एंटर कर जाता है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और उसके बाद डिसेंडिंग वासा रेक्टा से ये असेंडिंग वासा रेक्टा तक आता है और फिर ये कहाँ रिलीज हो जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग मेडुला में रिलीज होता है बेटा, मेडुला में रिलीज होता है। डिसेंडिंग में कैसे रिलीज होगा, वो तो आयन के लिए इम्परमेबल है ना। तो ये NaCl की कॉन्सेंट्रेशन मेडुला में मेंटेन करके रखता है, ये इसका पर्पस है। समझ आई? यस मैम। यस मैम। अब मैं तुमको एक बार NCERT रीड कराऊं तो थोड़ा सा ज्यादा सेंस बनेगा, करा दो। यस मैम। एक बार सारे ध्यान से देखना, राइट। और तुम्हारे पास कॉपी नोट जो भी है उसको साथ देखो ना, मैं तुमको डिक्टेट कर रही हूँ, तुम चाहे अपनी कॉपी में देखना। मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने की कैपेबिलिटी किसके पास है, मैमल। तो सिर्फ इसने मैमल्स बोला है, तो इस लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे, स्पेसिफिकली मैमल बोल रहा है ना, और किसी में नहीं बोल रहा है, यानी कि अपने पास है काउंटर करंट। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो किसका दो लोगों का काम है, हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। हाँ, क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम इसमें से ना, तो तुम साथ साथ अंडरलाइन कर लो, लिखते चले जाओ। ठीक है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना पता है हमें कि ये दोनों में जो फ्लो है वो है ऑपोजिट, इतना हमें पता है। एक असेंडिंग है तो दूसरी डिसेंडिंग है। इसको इजी करने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं साथ में NCERT के कि ये एक है, ये एक है। ठीक है, दिस इज माय डिसेंडिंग हेनलेस लूप। मैं लिख लेती हूँ हेनलेस लूप। ठीक है, इसमें फ्लो नीचे दिखाऊंगी, इसमें ऊपर दिखाऊंगी। मैं इसको लिख दूंगी, ये है मेरी डिसेंडिंग और ये मेरी असेंडिंग। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले रही हूँ। अब मैंने क्या किया, एक और बना दिया इसी के साथ। ये है मेरी वासा रेक्टा, इसमें मेरी है ये वाली असेंडिंग और ये है मेरी डिसेंडिंग। तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, तो बस बना लिया करो सामने। दस इन दोनों के बीच में फ्लो ऑपोजिट है, इसी को काउंटर करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में से ब्लड कैपिलरी है ना, तो उसमें से ब्लड ही जा रहा है। तो वासा रेक्टा में जो दो लिम्स है उसमें जो फ्लो है वो कैसा है, ये बता रहे हैं। काउंटर करंट पैटर्न में है, काउंटर करंट पैटर्न में तो है। देखो इस वाले में असेंडिंग लिप है वासा रेक्टा की, इसमें डिसेंडिंग है। देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। सिर्फ ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला देखो, वासा रेक्टा देखो, वासा रेक्टा में असेंडिंग लिम्ब और वासा रेक्टा ही डिसेंडिंग लिम्ब, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। यही दो यही लाइन बोली इसने। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। समझ आया? मैम पीछे वाली स्लाइड बताने के बारे में। ये वाली? यस मैम। बेटा मैं कह रही हूँ ये मैंने बना लिया लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे जा रहा होगा। ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है। उसी के साथ मैंने बना लिया वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग के सामने वासा रेक्टा का असेंडिंग होता है। लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग के सामने वासा रेक्टा का डिसेंडिंग होता है। ये दोनों बना लिए। अब ये लाइन क्या बोल रही है, द फ्लो ऑफ ब्लड वाली, ये वाली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, कि अब सिर्फ ब्लू वाला देख, तू वासा रेक्टा देख। तो वासा रेक्टा का असेंडिंग लिप में ब्लड जा रहा है ऊपर की तरफ, एंड वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिप में ब्लड जा रहा है नीचे की तरफ। तो वासा रेक्टा में ब्लड भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, एक दूसरे के कंपैरिजन में, राइट? यस मैम। है ना, बस यही बात वो बोल रहे हैं यहाँ पे NCERT में इस लाइन में। नाउ द proximity between the Henle loop and vasa recta as well as counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो तुमने सेटअप बनाया है, यहाँ से यूरिन मूव कर रहा है, और ये जो वासा रेक्टा आपने साथ में बना दिया है जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में सब चीजें मूव कर रही है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये ए नेफ्रॉन और बी अपना रेफ्रॉन को हेनले लूप बोलेंगे, और बी हमारा जो वासा रेक्टा है, इन दोनों के बीच में जो काउंटर करंट है, इसकी वजह से एक चीज हो रही है, आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है टुवर्ड्स इनर मेडुलरी रीजन। देखो यहाँ पर NaCl रिलीज हो रहा था ना, तो यहाँ पे आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है।
और यही तो है मेडुलरी रीजन, तो पूरा डायग्राम मेडुला का था। तो कह रहे हैं कि जब ऐसा काउंटर करंट बनता है ना तो मेडुलरी रीजन में आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। सही बात बोल रहे? यस मैम। इसको अंडरलाइन कर लो। ऑस्मोलैरिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है? टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। स्टार्ट हुआ था ये भी 300 मिली ऑस्मोल से, लेकिन अभी कहाँ चला है? 1200 तक चला है। सही है ना? यस मैम। मेनली ये ग्रेडियंट क्यों क्रिएट होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? NaCl एंड यूरिया। इसे अंडरलाइन करेंगे, दिस ग्रेडियंट। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, अपन ने हर लाइन को सॉल्व कर लिया। नीचे आते हैं, अभी आपको NaCl के बारे में बता रहा है। अब ये जो बता रहा है उसको ना साथ में ड्रॉ कर लो, फिर तुमको दिक्कत नहीं होगी। जब भी तुमको कोई थ्योरी ना समझ आए ना, तुम उसको ड्रॉ कर लिया करो अपने साथ साथ। बायो की यही खासियत है। देखो रट्टा क्या होता है कि मैंने एज इट इज लाइन याद कर ली, लेकिन एक्चुअल में जो नीट का प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है कि रट्टे से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी सीधी लाइन पूछ लेगा। तो तुम ना जो भी पढ़ रहे हो, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम उसको अपने हाथ से ना साथ साथ ड्रॉ कर लिया करो, तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। NaCl का देख लेते हैं। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop. ascending limb को Henle loop बना दे। ये वाले ascending limb, तो ये क्या बोल रहे हैं? NaCl is transported by the ascending limb of Henle loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta। कह रहे हैं NaCl यहाँ से निकलेगा। सही है, और उसको पिक कौन कर लेगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ vasa recta। सही बात है ना, जो हमने पढ़ा वही इसने बोला है। ठीक है, फुल स्टॉप। The NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। So ascending portion of vasa recta बना दे। यस। कह रहा है कि ascending portion से जो NaCl है ना वो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ वापस आ गया दोबारा? वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वासा रेक्टा है, ये असेंडिंग लिम्ब है। तो ध्यान से देखो, डिसेंडिंग लिम्ब से NaCl ट्रेवल करके वापस कहाँ आ गया है? मेडुलरी रीजन। हाँ, इंटरस्टिशियम कहते हैं ना, में बीच का फ्लूइड है, तो इंटरस्टिशियम में वापस आ गया। और किसके थ्रू वापस आया? ये लास्ट कौन सी लिम्ब में था? ये असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग वासा। हाँ, तो NaCl is returned to the interstitium, ये यहाँ पर आ गया, by the ascending limb of vasa recta। लाइन समझ आई? यस मैम। रिपीट करना एक बार। बना लिया ऐसे? कितना बनाया? यस मैम। देखो NaCl है जो एंटर कर गया किसमें? वासा रेक्टा के कौन से वाले लिम्ब में? डिसेंडिंग। हाँ, और यहाँ से ट्रेवल करके वो कहाँ पहुंच गया? असेंडिंग में। असेंडिंग लिम्ब में। अब असेंडिंग लिम्ब से वो बाहर निकल के आ जाता है, कहाँ पर आ गया वो? मेडुला में। क्या बुलाते हैं बेटा? हाँ, इसको बोलते हैं मेडुला। बीच में होता है इसलिए बोलते हैं इंटरस्टिशियम। लिक्विड को इंटरस्टिशियम मेडुलरी रीजन बोल सकते हैं। सही बात है ना? यस। यही लिखा है, ध्यान से देखिए इधर। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop। ये ascending limb of Henle loop से NaCl ट्रांसपोर्ट हो गया है, which is exchanged to the descending limb। तो descending limb के साथ वो एक्सचेंज हो गया। सही बात बोली यहाँ तक? यस। Similarly, sorry, NaCl is returned to the interstitium। NaCl अब ट्रांसपोर्ट होके इंटरस्टिशियम में रिटर्न हो गया, ये भी सही है, by the ascending portion of vasa recta। ascending portion से हुआ है ना? यस मैम। बस यही लाइन इसने बोली है, समझ आया? यस मैम। चलते हैं। सिमिलरली अभी कहानी बता रहे हैं आपको यूरिया की। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, याद रखना बेटा, स्मॉल अमाउंट है, लार्ज नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो इसको यहाँ बना दे। इसका सिर्फ नेफ्रॉन के साथ चलेगा, इसका पेरिटिबल कैपिलरी के साथ नहीं चल रहा है, इसको हम कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये मेरा है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में भी ये थिन पार्ट है और ऊपर वाला थिक पार्ट है। ठीक है, डायग्राम में देखो थिन थिक का फर्क है। कौन से NaCl एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, थिन या थिक? थिक से होता है, ऊपर वाले पार्ट से, राइट। तो देखो अभी इसकी क्या बात कर रहे हैं, यूरिया की क्या बात कर रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट, यानी कि यूरिया यहाँ एंटर हुआ इनटू द थिन सेगमेंट
आ गया, of the ascending lip of Henle tube which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. उसके बाद ये यहाँ से ट्रेवल करेगा पूरा 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 पूरा, फिर दोबारा से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ गया यूरिया, फिर यूरिया दोबारा से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से इंटरस्टिशियम में आता है, बीच में तो इंटरस्टिशियम ही है ना, यस फिर इंटरस्टिशियम से दोबारा से वो किसमें चला जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छा ऐसे नहीं समझ में, अच्छा ऐसे कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा बता देती हूँ, थोड़ा ये जगह ढूंढ ले, या मरा क्या बोल रहे, परेशान क्यों हो रहे हो? ये कौन सा लिम्ब है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हाँ ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, उसके बाद वो खुलता है इनटू डीसीटी, उसके बाद वो खुलता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ऐसे होता है। यस मैम। तो बोल रहा है कि पहले जो यूरिया है, यूरिया ये जो बीच का रीजन है, दिस इज व्हाट, इंटरस्टिशियल मेडुलरी, बीच का रीजन है इसलिए इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इंटरस्टिशियम में यूरिया है थोड़ा सा जो एंटर कर जाएगा, किसमें गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लिख वही लिख, यूरिया कहां से गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से, किसमें चला गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर वहां से वो ट्रेवल कर गया, ट्रेवल करके वो कहां पहुंचा, ट्रेवल टू कलेक्टिंग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर ये यूरिया कहां एंटर कर जाता है, इनटू मेडुला। हाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम से वो कहां जाएगा, असेंडिंग थोड़ा सा यूरिया ऐसे ही घूमता रहता है, इतनी सी बात वो बोल रहे हैं, अब क्लियर है, यस मैम। तो बना लो, इतना सा डब्बा बना लो। आयन की कॉन्सेंट्रेशन मूव होती है तो पानी इधर उधर मूव होता है, तो वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में काम आ जाता है, सिंपल है, क्लियर। मैम मेडुला से फिर लूप ऑफ हेनले में जाएगा। मेडुलरी रीजन से यस, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, थिन वाले सेगमेंट। तो दो कीवर्ड है जो याद रखना और भूलना मत, क्योंकि भूले जा सकते हैं और 2-4 मार्क के क्वेश्चन निकल सकते हैं। ये है थिन लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, ये है थिक लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, ठीक है। यस मैम। NaCl यहाँ पे निकलता है पैसिवली, लिख लो भाई लिख लो, यहां से NaCl निकलता है एक्टिवली, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, जो यूरिया एंटर होता है वो थिन में एंटर हुआ है, थिक में एंटर नहीं हुआ, ये तो चीजें लिख लो डायग्राम में, पूछ सकते हैं तुमसे थिन में हुआ है थिक में, डन। यस मैम। तो बढ़िया बनाते हैं, हो गया काउंटर गेट में से ऑलमोस्ट तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ये वाला पार्ट पढ़ा दे मैंने। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासर एक्टर, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इसका यूज यहाँ लिखा है, यूज क्या है इसका, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया NaCl कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन द इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स देयरबाय कंसंट्रेटिंग द यूरिन। तो ये उसका प्रॉफिट बता रहा है कि ये जो आयन और यूरिया को इधर उधर फेंकते हो ना, उसकी वजह से यूरिन सही से बन के निकल जाता है बाहर। ह्यूमन किडनी कितना यूरिन बनाती है ये बोल देते हैं, एक लाइन, कैन प्रोड्यूस ए यूरिन नियरली 4 times द कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। तो जो पीसीटी में एंटर हुआ था ना, उसको 4 टाइम फिल्टर कर, मतलब 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट करके यूरिन फॉर्मेशन होती है, हमने समझ आई। तो ये वर्ड याद रख लेना, 4 टाइम्स, क्लियर। मैम जो एनसीईआरटी के डायग्राम है उसमें एक बार वासा रेक्टा का असेंडिंग और डिसेंडिंग बता देना। ये वाला यस मैम। क्वेश्चन अच्छा दे रखा, सच में समझ नहीं आता। देख जब भी तो कोई कंफ्यूजन हो ना, तो बेटा एरो देख लियो, जहां तो एरो देखेगी ना तुझे समझ आ जाएगा। इस वाले में ये जो पार्ट है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ, मैम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हाँ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
एंड दिस वन ascending ascending loop of handling, करेक्ट। ठीक है, अब इधर वाली बात कर रहे हैं बेटे, ये नीचे जा रहा है तो ये क्या होगा? वासा रेक्टा था, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। हाँ, और ये वाला कौन सा होगा? ascending loop अब पहचान लेंगे मैं क्या देती हूँ, बस नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। नहीं, लिख देती हूँ मैं, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। क्लियर? yes ma'am, thank you ma'am। नो प्रॉब्लम। ओके जी, डन सबको। ये डायग्राम और बेटा ये डायग्राम, इसमें एक जगह गलत भी लिखा था लेकिन अपने कर लिया था, पोटेशियम अंदर जाता है ना। ये डायग्राम आ सकता है आपको आराम से, तो इसे प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। यस मैम। याद हमें रखना ये है कि क्या बॉडी से निकाला जाता है। यूरिन में हम किसको फेंकते हैं? तो यूरिन के अंदर हम जिसको एक्सक्रीट करना चाहते हैं, बेसिकली हमारे पास है यूरिया मेनली, और पोटेशियम आयन को निकाल देते हैं हम, और हाइड्रोजन आयन को फेंक देते हैं हम, और थोड़ा बहुत अमोनिया भी होता है उसको भी फेंक देते हैं। इसी को तो निकालते हैं, है ना। तो याद रख लेना कि ये जो आप चार्ट बनाओगे ना, इसमें याद रखना इसको आपको नेफ्रॉन की तरफ भेजना है, क्योंकि इसी में तो यूरिन बन रहा है। इसको आपको नेफ्रॉन की तरफ भेजना है। देखो पोटेशियम आयन नेफ्रॉन की तरफ जा रहा है ना, कि हम यूरिन में इसको फेंक देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजों को आपको कंज्यूम करना है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस किस का होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और NaCl का कुछ कुछ जगहों पे। क्लियर? yes ma'am। अब आते हैं मराज के ऊपर। कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, एक्सेस वाटर इन बॉडी, अगर शरीर में बहुत ज्यादा वाटर हो जाए, सबसे पहले तो पहले निकालेंगे बात। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, अब तुम्हारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई है, तुम डेजर्ट में खो गए, तुम्हारे पास पानी का इंटेक नहीं है। तो पहली कंडीशन है, वहां लिखो एनसीईआरटी अपनी कॉपी में, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर में क्या करोगे? एक्सेस वाटर इन बॉडी हो जाए तो होगा क्या? और इमरजेंसी कंडीशन एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाए एक्सीडेंटल कंडीशन में। तो 3 कंडीशन हमने पढ़ी, लिखिए अपने, देखो इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे कॉपी में, ठीक है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर इन बॉडी एंड इमरजेंसी कंडीशन, एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया। ये 3 समझ आ गए ना, तो हो गया सबसे डिफिकल्ट पार्ट। done ma'am। ओके, दिस इज अगेन एक्चुअली आज यहाँ इलेक्शन है ना, तो इस चक्कर में सारी शॉप्स बंद है। मैं जरा अपने नेबर से पूछ रही थी कि कोई दुकान खुली है तो बता। ऐसे मैम का थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम दूध पीने का मन था, फिर सोचा थोड़ा सा उसमें चाय पत्ती चीनी डाल के, ऐसे थोड़ा इलायची डाल के चाय से बना लेंगे, लेकिन दूध नहीं मिल रहा है। देखो कैसे कैसे दुख है जिंदगी में। तुम लोग तो खा पी के बैठे होंगे ना, तुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। तो बेटा जब तू कॉलेज जाएगी ना और तेरे को वांदे हो जाएंगे चाय के, उसके बाद मेरे को भी हंसी हंसी आएगी। मेरे ना जरा टच में रही हो, ठीक है। मैं चाहूंगी तुम्हारे पे हंसना, जब तुम बाहर रहोगे तो तुम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होंगे, समझ आई? yes ma'am। है ना, बहुत बढ़िया। बेटा पहला केस पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा पानी की कमी होगी, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो गया, बहुत ज्यादा स्वेटिंग वेटिंग हो रही है, ठीक है। बेटा एक्सेस लॉस ऑफ वाटर है बॉडी के अंदर, तो तुम कैसे यूरिन चाहोगे कि कैसा बने? नहीं चाहोगे। एक तो जब बहुत ज्यादा पानी की कमी हो तो तुमको जल्दी सूसू भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि बॉडी में कुछ चल रहा होता है जो जल्दी से सूसू को, मतलब बहुत जल्दी यूरिन फॉर्मेशन को कर नहीं रहा है, कम पानी की खपत कर रहे हैं। क्योंकि यूरिन आएगा तो पानी रिलीज होगा बॉडी से, तो कोशिश कर रहा है कि यार यूरिया तो निकल जाए लेकिन पानी कम लगे उसमें, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो यूरिन होगा उसका कलर थोड़ा ज्यादा येलोइश होगा, उसमें वाटर मतलब पानी कम रिलीज होगा लेकिन वो ज्यादा येलोइश होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज होगा। तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर पानी ज्यादा रिलीज कर दिया बॉडी में तो ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड की वॉल्यूम, यार ब्लड के अंदर पानी तो होता है, तो ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो ओवरऑल ब्लड का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। अगर उसमें पानी डिक्रीज हो गया ना तो तुम ऐसा समझो कि ब्लड थिक नहीं होने लग जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर भी तो डिक्रीज होगा ना, तो ओवरऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी के साथ प्रेशर से ब्लड नहीं आ रहा तो फिल्ट्रेशन भी कम हो गया। तो ये 3 चीजें जब गिरेगी तो फिर क्या होगा?
तब हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे है, हार्ट पे, किडनी के पास पड़े होते हैं, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो आयन कॉन्सेंट्रेशन को पहचान लेते हैं कि यार गड़बड़ है, ये हो जाते हैं ऑन, और ये सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि वहां से वो रिलीज करता है वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने खुद बनाया है, जिसका नाम है ADH। एडीएच। का मतलब है क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेसिस का मतलब होता है यूरिन बनाना विद अ लॉट ऑफ वाटर, एंटी डायरेटिक मतलब यूरिन बनाना विद मैम रिपीट करना, क्या पूछा फिर से? डायरेसिस का मतलब है यूरिन बनाना बहुत सारे पानी के साथ, तो एंटी डायरेसिस का मतलब क्या होगा? कम यूरिन लेस वाटर। बनाना। लेस वाटर वाला यूरिन बनाना, करेक्ट। तो वैसोप्रेसिन रिलीज हुआ जिसे एडीएच कहते हैं। ये क्या करेगा? ये सबसे पहले तो देखो ब्लड प्रेशर गिरा है ना, तो ब्लड प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो ब्लड प्रेशर को क्या कर दो? कांस्टेंट। हाँ, अगर पानी पाइप से आ रहा है तुमको प्रेशर बढ़ाना, तो पाइप को थोड़ा मुंह, उसका मुंह ढक दो थोड़ा सा, तो प्रेशर से पानी निकलता है ना। यस मैम। तो वैसे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा वैसोप्रेसिन, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, चलो ब्लड प्रेशर मैनेज हो गया। इसके अलावा ये क्या करेगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करा देता है पानी की, तो पानी अगर रीअब्जॉर्ब वहां पे होगा तो ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, ओवरऑल पानी का रीअब्जॉर्प्शन हम करा रहे हो तो ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से यूरिन आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज होता है। समझ आई? यस मैम। बनाओ इसको फटाफट। पहला केस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। हो गया? यस मैम। थोड़ा बना लो, 1 मिनट देते हैं तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे? मैम कंडीशनल के साथ क्या लिखा है? कंडीशनल कहाँ लिखा है? DCT के ऊपर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी प्लस रीअब्जॉर्प्शन लिखा है वो, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एक्टिवली होगा। वाटर रीअब्जॉर्ब हियर, यहाँ पर डीसीटी और सीटी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। यस मैम। बेटा डन? यस मैम। बेटा if there is excess water in body, if there is excess water in body, what kind of urine you want? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड यूनिट चाहिए, तो क्या क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन हो गई या हम उसको बंद करेंगे? बंद कर देंगे। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हम लोग करवाएंगे या रोक देंगे? मैम रोक देंगे। रोक देंगे, तो यूरिन कैसे बन जाएगा? डाइल्यूटेड। वेरी गुड। वाटर इन बॉडी वाला केस लिखो। डन? यस मैम। कोई आया है पेशेंट जिसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, अगर ब्लड का लॉस है तो उसके साथ पानी का लॉस भी हो गया होगा ना बॉडी से, यस मैम। और उस बंदे का ब्लड प्रेशर भी बहुत गिर गया होगा। अब ये जो कंडीशन है ना, ये है बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन। इस केस में जो सिस्टम एक्टिवेट होता है ना लॉस ऑफ ब्लड में, उसको हम कहते हैं रास।
रेनिन जिसमें सिंगल एन आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है। रेनिन सिंगल एन वाला विच इज अ प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजन विच इज एन एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइमरी, एल्डोस्टेरोन विच इज अ हार्मोन जो आपका एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, सिस्टम, ये सब मिलके काम करते हैं। यानी इसमें एड्रिनल ग्लैंड इन्वॉल्व है, इसमें आपका लिवर इन्वॉल्व है, इसमें आपका लंग्स भी इन्वॉल्व है, एंड आपकी किडनी तो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रस। फटाफट से ऐसे ही लिखो रस, रस। लास्ट टाइम में मैंने समझाया था और फिर बच्चे भूल गए थे, दोबारा समझाएंगे और उसको धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो चलो आगे। यस मैम। देख, जहाँ पे एरो कर रही हूँ वही देखना है, ठीक है। मैं सारा लिखूंगी ना तो क्लास खत्म नहीं हो पाएगी, इसलिए लिखा हुआ ही मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जहाँ ना समझ आए मेरे को बता देना, प्लेन पेज नहीं होंगी, एक बार इसको कंपाइल जरूर प्लेन पेज पे करेंगे, ठीक है। यस मैम। देखो रास में क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले एड्रिनल ग्लैंड, उसका कॉर्टेक्स पार्ट इन्वॉल्व है, हमारा लिवर इन्वॉल्व है, हमारा लंग्स इन्वॉल्व है, हमारा डीसीटी के सेल्स इन्वॉल्व है। डीसीटी के सेल्स मॉडिफाई होते हैं जिसको आप बुलाते हैं मैकुला डेंसा। डी से डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डी से ही मैकुला डेंसा का डी, ठीक है। तो मैकुला डेंसा इसके सेल्स है। इसके अलावा हमारे इन्वॉल्व होता है एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल कहाँ था, हमने ऐसे बनाया था ना, बॉमन्स कैप्सूल याद है आपको। यस मैम। जो ब्लड वेसल थी, हाँ, उसमें जो कैपिलरी आ रही है वो जिस जिस वेसल से आ रही थी दैट वाज एफरेंट आर्ट्रियोल। आता है इस एफेरेंट। देखो अजीब लगता है ना, एफेरेंट यहाँ है, डीसीटी तो यहाँ है इतना दूर, तो ये साथ में कैसे है। एक्चुअल में अरेंजमेंट ना कुछ इस तरीके से होती है रियल नेफ्रॉन की। डायग्राम में तो हम एक्सप्लेन करने के तुम्हें ऐसे बना देते हैं। ये एफेरेंट आया, कैपिलरी में टूटा, ये ईफेरेंट निकल गया, ठीक है। ये एफेरेंट है, ये सब नीचे जाएगा, ये बाउमन्स कैप्सूल है, थोड़ा टेढ़ा सा है, ऐसे जाएगा ये। और उसके बाद उसका डीसीटी होते हैं ना, उसके सेल ऐसे पड़े होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो कायदे से ना जब नेफ्रॉन की अरेंजमेंट होती है ना, जो हम डायग्राम में नहीं दिखाते, उसमें एफेरेंट आर्ट्रियोल बहुत पास होता है डीसीटी के सेल्स के, ठीक है। तो ये मिलके रास सिस्टम में वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैकुलर डेंसा जो सेल्स है वो डीसीटी के सेल्स है, मतलब इसके सेल मॉडिफाई हो गए, और एफेरेंट आर्ट्रियोल के सेल भी मॉडिफाई होते हैं, इनको हम बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल के जो सेल मॉडिफाई हुए उनको बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। समझ आया? यस मैम। अभी तक देखो व्हाइट, जहां मैंने व्हाइट बनाया, देखो डीसीटी और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये दोनों मिलके एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसे रेनिन करते हैं। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको बुलाते हैं एपेरेटस, और इस एपेरेटस का नाम क्या है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। तो पूछ ले कोई, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस में कौन कौन मिला हुआ है, किससे मिलके बनता है? ग्लोमेरुलर सेल्स और मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा एंड जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर? यस मैम। बेटा इतना लिख लिया है तो बताओ, मैं आगे चलूं? यस मैम। टेक 1 मिनट, जिसने नहीं लिखा। डन? यस मैम। आगे बेटा। सब एरो देखेंगे। जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस ने रिलीज करा है एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं रेनिन, सिंगल एन वाला। रेनिन ब्लड में घुलता है और वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है लीवर के पास। अब लीवर एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन।
ये इनएक्टिव एंजाइम है। रेनिन की प्रेजेंस में ये चेंज होता है एंजियोटेंसिन 1, लेकिन अभी भी इनएक्टिव है। अब रेनिन की प्रेजेंस में चेंज हुआ एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 चेंज होगा एंजियोटेंसिन 2 व्हिच इज द एक्चुअल एक्टिव फॉर्म। और इसको चेंज करने के लिए जो एंजाइम लगता है वो लिवर से आता है, आपके सॉरी लंग से आता है। तो देखो मैंने कहा था ना कि जो रास है उसमें आपका किडनी का रोल है, तो किडनी क्या रिलीज करती है, रेनिन। रेनिन, अब लीवर का क्या रोल है, लीवर एक एंजाइम सेक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन, तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करती है, लेकिन इसकी कंप्लीट एक्टिवेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए जो लंग से आता है, और इस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आल्सो नोन एज एस। तो तीनों का रोल समझ में आ गया, ये हमारा किडनी का रोल है, ये हमारे लीवर का रोल है, और ये हमारे लंग्स का रोल है। क्लियर? यस मैम। अभी एंजियोटेंसिनोजन कर क्यों रहे, हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी, रास एक्टिवेट हुआ ज्यादा लॉस हो गया था ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड हो गया था, है ना, तो बीपी गिर गया था ऐसे इंसान का, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो गई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी ना, राइट। तो अभी हाँ, तो अब एंजियोटेंसिन जो 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 सबसे पहले अगर मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करूं, डायलेट करूं, तो ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे बॉडी में पानी की कमी है तो मुझे दो चीजें करनी है, एक तो डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करा देनी है पानी की, कराते हैं ना। यस तो मैम। डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होती कैसे है, देखो ये मेरा डीसीटी है और डीसीटी के आसपास ब्लड वेसल होगी। मैं कह रही हूँ पानी की कमी है, अगर पानी की कमी है तो मैं क्या चाहती हूँ, सारा पानी कहाँ चला जाए, ब्लड में। हाँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाए, ब्लड में चला जाए। तो पानी ऐसे जाएगा नहीं, पानी के लिए मैं क्या करूंगी, जब मैं एल्डोस्टेरोन रिलीज करा दूंगी एड्रिनल ग्लैंड से। तो जब एल्डोस्टेरोन आता है वो करता क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, NaCl की मूवमेंट कराता है, डीसीटी से यहाँ की तरफ NaCl मूव कर जाएगा, और NaCl की तरफ डोलता डोलता इसके पीछे पीछे कौन आ जाता है, वाटर। वाटर। हाँ, इसके पीछे पीछे वाटर आएगा, तो हो गया ना वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो मैं पहला काम क्या करूंगी कि कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया ब्लड वेसल को ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, फिर मैं एड्रिनल ग्लैंड को, ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड तुझे को, दीवाना सपनों में रुक। हाँ बेटा रुक जा सपनों में रास आएगा और तुझे समझ नहीं आएगा, सुन ले एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है और वहां से रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा किसकी, NaCl की, और उसके पीछे पानी की। क्लियर? और पानी की कमी हो रही है तो तीसरी चीज क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 ट्रिगर करेगा ब्रेन को कि ज्यादा पानी पियो, तो ऐसे इंसान को ना प्यास बहुत लगेगी। अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है ना, तो पहले जब बंदा स्टेबल होगा उसके बाद उसको थर्स्ट फ्री होगी फील होगी, ठीक है, फिर उसको ज्यादा पानी पिलाया जाएगा, समझ आई? यस मैम। सो दिस इज द एंटायर सिस्टम ऑफ रस। एक बार इसको लिख लो, फिर हम इसको कंपाइल करते हैं। यस मैम। ठीक है जी, दिस ऑल अबाउट द रस। इसको मैं ये भी लिख लो, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा दूं ये, ठीक है लिख ले तो पढ़ा। डन मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा पहले एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं।
देखते हैं हमें यहाँ समझ आ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो हम यहाँ पढ़ते, एक जगह जेजीजी सेल की बात हुई थी तो मैंने कहा था बाद में। अरे ओ सिंगर, हट जा 2 मिनट यार, मैंने कहीं कहीं तो मैंने बोला था ये आगे आएगा, देखना जरा कहाँ था। मैम क्या बोला था आपने? मैंने बोला था ये रास की बात कर रहा है, तो रास जब बनाऊंगी मैं वहां डिस्कस करूंगी। JGA वाला? जहां तक मुझे जस्ट अपैरेटस की बात करी थी, मेरे को कुछ तो याद है, एक सेकंड दे प्लीज। बहुत अच्छे से याद है कि मैंने बोला था रास आएगा, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, इसलिए मुझे याद है। पैराग्राफ है ना रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, वहां पे स्टार्टिंग में दिया है हाइपोथैलेमस के आगे JGA एंड टू बी सर्टेन। कौन सा पेज नंबर? 297। अरे तंबा खाते से पेज नंबर नहीं दिख रहे, कौन से पैरे के बाद है बता सकती है? 19.5। 19.5। अभी ये तो पूरा ही है, मैं इससे पहले कहीं पढ़ा था मैंने। चल ठीक है, कोई नहीं, ये पढ़ा लेते हैं। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JG, and a certain extent to the heart. anti-ANF ने बताया मैंने तुमको। हाँ विशाल बोल। मैम आपने ना ये वाला जो आप बोल रहे हो ये यूरिन फॉर्मेशन में बताया था। कौन सा तेरे को पैरा मिला? यस मैम। बता कौन सा पैरा? मैम जिसमें आपने ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसके सेकंड लाइन में देखना। मैम ऊपर करो, ऊपर। मैम आपका बोल रहे। यस मैम, यहाँ पे इसकी किडनी वाली। मिल गया, थैंक यू। यस यस यस, ये बच्ची को याद है। राज लिखा है मैंने। मिल गया, खुशी हुई। देखो, the kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried by juxtaglomerular apparatus. हम apparatus mention है, तो apparatus is made up of what? किससे बना हुआ है? Macula densa and juxtaglomerular cells. It is made up of macula densa and juxtaglomerular cells। medulla densa किसके सेल्स है? एक BCT सेल्स और एक मैम रास में DCT सेल को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। जेजी सेल कहाँ पे किसकी सेल की मॉडिफिकेशन है? इफरेंट आर्टरियोल की। बहुत बढ़िया, यहीं पे मर जाओ। एफेरेंट है माँ, एफेरेंट, इफेरेंट नहीं, ए और ई का बहुत बोलना चाहते हैं पर ई निकल जा रहे हैं मुंह से। ऐसे फिर वो 4 नंबर देना चाहते हैं पर -1 हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे ना कर। ठीक है, यही ऊपर लिख ले, ये एफेरेंट है, ए फॉर एप्पल। JGA is a sensitive region formed by cellular modification of DCT and afferent, लिखा है इसने यहाँ पे, at the location of their contact. A fall in GFR can activate JG cells to release renin. Fall in GFR, देखो ना सब कुछ रिलीज हो रहा है बॉडी से, खून के साथ पानी कम हो गया तो GFR गिर गया, रेनिन रिलीज होगा जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर GFR बैक टू नॉर्मल रहता है। इतनी सी बात यहाँ लिखी है ना, अब ये पूरा रास नीचे डिस्कस करेंगे। आ जाओ, कहाँ गए रास भैया? The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA, and certain extent heart. तो functioning of the kidney के लिए कौन कौन responsible है? Functioning of the kidney को regulate करने के लिए एक तो ये कह रहे हैं hypothalamus प्लस हार्मोन का पूरा नेटवर्क है, इसके अलावा JG, juxtaglomerular apparatus इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक हार्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, हार्ट से जो रिलीज होता है वो मैंने बताया नहीं, अभी बता देते। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी, ऑस्मो रिसेप्टर आपकी पूरी बॉडी में है, जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आयरन कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गई है। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, जैसे ब्लड वॉल्यूम चेंज होगी उसमें एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, हाँ गड़बड़ है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, आयरन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ ये बता रहे हैं ऑस्मो लेवल, जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट करने है ना तुमको, तो उसको कहाँ से सिग्नल आएगा? वो कह रहे हैं ब्लड वॉल्यूम से उसको पता चल जाएगा गड़बड़ी है, ब्लड वॉल्यूम गड़बड़ी है मतलब आयरन की कमी है।
ठीक है। ब्लड के ओके फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बेसिकली वाटर, और तीसरी आयन कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो वहां पे, 3 चीजों से एक्टिवेट होंगे। एन एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर which stimulate the hypothalamus to release ADH। ये बता कब बात कर रहे हैं, जब पहला केस था ना कि आपकी बॉडी से पानी बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, उस केस में क्या होगा, वैसोप्रेसिन रिलीज हुआ न्यूरो हाइपोफाइसिस से। एडीएच क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, कौन से पार्ट से, लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल। लेटर पार्ट कौन सा टिब्यूल का, दिस इज अ दे टॉकिंग अबाउट डीसीटी प्लस कलेक्टिंग टिब्यूल, यहां से रीअब्जॉर्प्शन होती है, लिख लो। समझ आया, ये फर्स्ट केस है। thereby preventing diuresis। diuresis क्या होता है, सुसु विद a lot of water, उसको बचाता है, ठीक है। डन। हेलो, अबे आवाज आ रही है, यस आगे बढ़ूं, पहला केस है ये। Yes, ma'am. एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड, इन सब चीजों को स्विच ऑफ कर देगा, ये सेकंड वाला केस है, ठीक है। ये वो वाला केस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग JJGA apparatus वाला, प्लेयर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ये कब एक्टिवेट होगा, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR, जैसे ही ये नीचे गिरे तब एक्टिवेट हो जाएंगे JG सेल्स टू रिलीज रेनिन, ठीक है। ग्लोमेरुलर apparatus के जो सेल्स है वो रिलीज करेंगे रेनिन। रेनिन किसको कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन को इनटू एंजियोटेंसिन, और ये एंजियोटेंसिनोजन कौन बनाता है, लीवर गुड, लीवर लिख लिया। और फिर ये एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 में चेंज होता है, और इसको चेंज करने के लिए एंजाइम कौन सा लगता है, एस। और एस एंजाइम कहां से आता है, लंग्स से लंग्स, ठीक है, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एंजियोटेंसिनोजन 2 की खासियत क्या है, ये क्या क्या कर सकते हैं, इट इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अगर ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, Blood pressure. करेक्ट, पहला केस। दूसरा, ये एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा, और एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो क्या रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, Sodium or water. सोडियम और वाटर, करेक्ट। उसके अलावा ये डिस्टिल पार्ट इसमें लिखा भी है डीसीटी। उसके अलावा ये ब्लड में ये ब्लड प्रेशर और कैसे इंक्रीज कराता है, थर्स्ट सेंटर भी एक्टिवेट करता है, वो यहाँ लिखा नहीं है, छोड़ो। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और इसी को हम बुलाते हैं रस। क्लियर है, रस। Yes, ma'am. देखो एएनएफ क्या है ना, सारे हार्मोन तुमने जो अभी तक पढ़े हैं ना वो कब एक्टिवेट होते हैं, जब पानी की कमी हो गई है ना। सिर्फ एक हार्मोन है जो कब एक्टिवेट होगा, जब आपके बीपी बढ़ गया, ठीक है। ओनली वन जिसकी हम बात करते हैं व्हेन बीपी इंक्रीज, जब बीपी इंक्रीज हो गया तब क्या रिलीज होता है, एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया। हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो बहुत बढ़ गया, तो पता चल गया ना एट्रिया को, भाई ब्लड प्रेशर तो बहुत तेज है। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट के सेल्स रिलीज करते हैं, कार्डियक सेल रिलीज करते हैं ANF, एंटी नेचुरेटिक फैक्टर। इट्स ए केमिकल जो क्या करता है, अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको रिलीज कम करने के लिए क्या करोगे, वैसोकॉन्ट्रिक्शन या डायलेशन, डायलेशन। हाँ, तो वैसो डायलेशन करा देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अपने अपने लेवल पे आ जाता है। इसके अलावा ये रास को एक्टिवेट करेगा या इनएक्टिवेट करेगा, एंटी नेचुरेटिक फैक्टर। इसने क्या करा, बीपी को डिक्रीज करा बाय वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। तो ब्लड, पहले ब्लड वेसल ऐसी थी, ब्लड प्रेशर ज्यादा था, जब वो बड़ी सा लुमेन हो गया तो ब्लड आराम से फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है जी। दूसरी चीज, जब रास एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है या नहीं, Yes, ma'am. तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो मेरे को क्या करना है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है ना, सो इट विल स्विच ऑफ रास को स्विच ऑफ करेगा ये, टू डिक्रीज बीपी। समझ आया, Yes. जस्ट बिकॉज कोई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये थोड़ी ना वही हमेशा हर बार होगा। रास अगर ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है तो तुमको हर बार ब्लड प्रेशर बढ़ाना थोड़ी है, नॉर्मल तक ही लाना है। अगर वो बढ़ाते ही रहेगा तो बीपी हाई की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, तो एएनएफ उसको बैलेंस करेगा। समझ आई,
फिर जिनको आई की प्रॉब्लम होती है, फिर जो टैबलेट लेते हैं वो टैबलेट रास को मतलब कि स्विच ऑफ करने के लिए ही होता है। जो रास होता है ना वो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है बेटा जब कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, सडनली ब्लड लॉस हो गया आपकी बॉडी से। नॉर्मल कंडीशन में रास एक्टिवेट नहीं होता। अभी तुम्हारी मेरी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, रास एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इन दैट केस रास एक्टिवेट होगा। इमरजेंसी सिस्टम है ये। तो फिर नॉर्मल इंसान की बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है? वो तो डाइट पे भी डिपेंड करता है ना, और आपके चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उस केस में जब तुम मेडिसिन लेते हो ना तो वो वैसो डायलेशन करता है, वो आपके सारे ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट करवा देती है वो मेडिसिन। ठीक है, तो वो रास के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। यस मैम। यस मैम। लिख लिया यस मैम। सबने? ठीक है जी, इसके साथ आपका किडनी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। रास सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। तो हमने रीड भी कर लिया। कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट है? नहीं? ठीक है बेटे, ठीक है, दैट्स फॉर ऑल। कल से हम इकोलॉजी करेंगे। ठीक है हरीश बेटा, समझ आया तेरे को? यो मैम।